हेलो बच्चों, मैं आपकी परीना मैम लेकर आई हूँ क्लास 10 साइंस के लेसन 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें हम करेंगे केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस हम किसे कहते हैं बच्चों? सबसे पहले ये समझ लेते हैं। द प्रोसेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्म्ड इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस हम किसे कहते हैं? वो प्रोसेस, वो सारी प्रक्रियाएं जिसके अंदर एक नया सब्सटेंस बनता है, एक नया पदार्थ बनता है और प्रॉपर्टीज़ उसकी चेंज हो जाती हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। जैसे कि मिल्क का कर्ड में चेंज होना, हम देखते हैं कि जो मिल्क होता है उसको रेफ्रिजरेट अगर हम नहीं करते हैं तो वो अपने आप प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, यानी कि कर्ड में चेंज हो जाता है और उसका जो टेस्ट होता है वो भी खट्टा हो जाता है। तो इसका मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, वो एक नया सब्सटेंस बन जाता है, उसमें से हम वापस मिल्क को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये हमारा एक केमिकल प्रोसेस होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन के ऊपर जो एक लेयर लग जाती है, ब्राउनी लेयर, उसको भी हम केमिकल प्रोसेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये लेयर होती है ये आयरन की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देती है। आयरन हमारा शाइनी होता है, हार्ड होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। वो आयरन जो होता है वो हमारा वीक पड़ जाता है और उसकी शाइन भी ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए ये भी हमारा क्या होता है, एक केमिकल प्रोसेस होता है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के अंदर हम देखते हैं जो फ्रूट्स हमारे राइपन्ड हो जाते हैं तो उनका जो टेस्ट होता है, कलर होता है, वो चेंज हो जाता है, इसलिए ये भी एक हमारा केमिकल प्रोसेस होता है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, एडिंग ऑफ आयरन टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ये सारे हमारे केमिकल प्रोसेस होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे केमिकल प्रोसेस हो सकते हैं, जैसे जर्मिनेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन ऑफ फूड, ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ये सारी चीज़ें भी हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं क्योंकि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर चेंज हो रहा है और साथ ही एक नई प्रॉपर्टीज़ बन रही हैं, इसीलिए वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अब कैसे हमें पता लगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, कोई प्रक्रिया है जो एक केमिकल रिएक्शन है? तो उसका हम लगा सकते हैं बाय चेंज इन कलर, अगर कलर के अंदर चेंज आता है तो, या चेंज इन स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड गैसेस, जैसे सॉलिड लिक्विड गैसेस के अंदर यहाँ पर हमारा मेल्टिंग प्रोसेस भी होते हैं या वेपोराइजेशन भी होता है, तो वो हमारे केमिकल चेंज के अंदर नहीं आते हैं। सारे ही हमारे स्टेट की केमिकल रिएक्शंस नहीं होती हैं, लेकिन हाँ, हमारी कुछ रिएक्शंस जो होती हैं वो सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस बनती हैं, तो वो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। देन इवोल्यूशन ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस बनना, ऑक्सीजन गैस बनना या कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनना, कोई भी गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बनना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनना। जैसे हम अपने कोल को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, या अगर हम अपनी या हम या या हम अपने सीएनजी को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, फ्यूल को बर्न करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती हैं, तो ये सारी हमारी गैसेस होती हैं। देन चेंज इन टेम्परेचर का अगर चेंज होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है रिएक्शन के दौरान या टेम्परेचर कम हो जाता है, तो भी हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। नाउ नेक्स्ट है हमारा केमिकल इक्वेशंस। इस टॉपिक में हम केमिकल इक्वेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है। तो केमिकल इक्वेशन हमारा क्या है कि जब हम एक केमिकल रिएक्शन को ही सिंबॉलिक फॉर्म में, सिंबल्स के साथ जब हम रिप्रेजेंट करते हैं या फॉर्मूलेस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारी इक्वेशन कहलाती है। केमिकल इक्वेशन के अंदर हमेशा हमारी एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट, दो चीज़ें होती हैं और इन दोनों के बीच में होता है एक एरो से पहले वाला होता है रिएक्टेंट, एरो के बाद वाला होता है प्रोडक्ट। जैसे कि एक रिएक्शन मैंने यहाँ लिख रखी है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करवाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल होता है MgO। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन यहाँ पर है रिएक्टेंट क्योंकि वो एरो से पहले लिखे हुए हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड है प्रोडक्ट क्योंकि वो एरो के बाद लिखा हुआ है। तो इसीलिए ये हमारी क्या हो गई, एक केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। नाउ केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले बैलेंसिंग क्या होती है? बैलेंसिंग का मतलब होता है कि हमारे रिएक्टेंट साइड में एंड प्रोडक्ट साइड में
जो हमारे नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो हमारे इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ़ एटम्स, उसको हम बैलेंसिंग कहते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है ड्यू टू फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस ना तो मास बन सकता है, क्रिएट हो सकता है, ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, ना ही वो ख़त्म हो सकता है। और वो कैसे होगा? अगर उनके रिएक्टेंट साइड में, साइड में, ये हमारी रिएक्शन है, रिएक्टेंट साइड में एंड प्रोडक्ट साइड में अगर हमारे नंबर ऑफ़ एटम्स इक्वल होंगे तो ही हमारा मास इक्वल आएगा, क्योंकि जितने Fe यहाँ हैं उतने ही Fe यहाँ हैं। तो अगर ये Fe इक्वल होंगे तो दोनों Fe's का मास भी तो इक्वल होगा। इसीलिए हमारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको बैलेंस करना ज़रूरी होता है। अब ये हमारी केमिकल रिएक्शन है, एक मैंने एग्जांपल लिया है, इसको ज़रा हम बैलेंस करते हैं कि कैसे हम बैलेंसिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये बैलेंस्ड इक्वेशन है या नहीं है। अगर ये नहीं है तो ही हमें इसे बैलेंस करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आयरन हमारे कितने हैं, 1 है, और यहाँ पर आयरन हमारे कितने हैं, 3 हैं। ये एक टेबल बनाई हमने। इस टेबल के अंदर सबसे पहले हमने अपने एलिमेंट्स लिखे कि कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे रिएक्शन में हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा रिएक्टेंट साइड में एक तो आयरन है, ये आयरन हमने लिख लिया, एक हमारा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हमने लिख लिया, एक हमारा ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन हमने लिख लिया। प्रोडक्ट साइड में भी हमारे एक हमारा आयरन है, एक हमारा हाइड्रोजन है, एक हमारा ऑक्सीजन है। तो मैंने बताया था हमेशा हमारे जो हम रिएक्शंस के दौरान हम एटम्स लेते हैं वही हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर बनते हैं, सिर्फ उनकी कॉम्बिनेशन चेंज हो जाती है, नए बॉन्ड्स बन जाते हैं। इसी को ही हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे कितने आयरन हैं। आयरन हमारे 1 है रिएक्टेंट साइड में, जबकि प्रोडक्ट साइड में ये 3 हैं। तो ये अनबैलेंस्ड है, दे आर नॉट इक्वल। देन हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी प्रोडक्ट साइड में 2 हैं। हाइड्रोजन दोनों हमारे इक्वल हैं, तो ये हमारे बैलेंस्ड हैं। देन ऑक्सीजन, यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन हम कैसे काउंट करेंगे? ऑक्सीजन के नीचे कोई नंबर नहीं है, यानी कि इसके नीचे 1 लिखा हुआ है। अगर कोई नंबर नहीं है दैट मीन्स 1 है। तो ऑक्सीजन हमारे 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे कितने हैं, 4 हैं। यहाँ पर 4 नंबर लिखा है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है। तो ये भी हमारे इक्वल नहीं है। तो हमारे एक तो आयरन इक्वल नहीं है, एक ऑक्सीजन इक्वल नहीं है, इन दोनों को हमें बैलेंस करना है। और सबसे ज़्यादा हमारे चेंज हमको किस में दिख रहा है? ऑक्सीजन में दिख रहा है। तो ज़रा हम स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग करना। तो बैलेंसिंग में हम क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप होगा हम कि अच्छा होगा अगर हम बॉक्स बना लें। जो भी हमारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं उनके चारों तरफ हम बॉक्स बना लें। बॉक्स बनाने का मतलब ये है कि इन बॉक्स के अंदर हमें कुछ नहीं लिखना। दूसरा नियम हमारा ये होता है बैलेंसिंग के लिए कि हमेशा हम एलिमेंट या कंपाउंड से पहले ही नंबर लिखते हैं, जो भी लिखें। हम कभी भी नीचे कोई भी नंबर नहीं लिखेंगे। नीचे लिखेंगे तो फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, वो कंपाउंड ही बदल जाएगा। इसलिए नीचे हम कभी भी कोई नंबर नहीं लिख सकते, इसीलिए ये बॉक्स बनाया हमने। हम सिर्फ शुरू में ही लिखेंगे। तो हमने ये बॉक्स बना लिया पहला। उसके बाद सेकंड हमारा होता है कि हमने काउंटिंग की कि हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, फिर रिएक्टेंट साइड में कितने हैं एंड प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, जो मैंने अभी किया था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिफरेंस किस में आ रहा है। हाईएस्ट नंबर का जो डिफरेंस है वो किस में आ रहा है? हमारा ऑक्सीजन में आ रहा है डिफरेंस। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमारा अनबैलेंस्ड है, तो हम ऑक्सीजन से करते हैं। वैसे हम कहीं से भी कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये एक तरीका है ईजी करने का। फिर यहाँ हमने एक टेबल बनाई, उसमें हमने देखा कि हमारे ऑक्सीजन कितने हैं। तो पहले हमारे ऑक्सीजन कितने हैं बैलेंसिंग में? पहले रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में 4 है। अब बैलेंसिंग हमको करनी है। बैलेंसिंग के लिए मैंने बताया हमको क्या करना होगा, बॉक्स के बाहर हमको नंबर लिखना होगा, यानी कि उसके पहले शुरू में। तो हम कम नंबर को ही ज़्यादा बना सकते हैं। ये 1 है, इसको हम 4 बना सकते हैं। कैसे? 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके। तो अब हम देखते हैं ऑक्सीजन हमारी कहाँ पर है। ऑक्सीजन हमारा H2O में है, रिएक्टेंट साइड में। तो इसलिए H2O के पहले हम क्या लगा देंगे? 4 लगा देंगे। तो ऑक्सीजन हमारी 4 हो गई। लेकिन अभी हम ये भी चीज़ देख रहे हैं कि ऑक्सीजन तो हमारी 4 बैलेंस हो गई, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4। बट हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए? अब हाइड्रोजन भी तो H2O के अंदर है। हाइड्रोजन हमारे हो गए 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, 8 हो गए हमारे हाइड्रोजन्स। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो अब हमारे हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो गए। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा? हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा।
तो हाइड्रोजन हमारे रिएक्टेंट साइड में कितने हैं 8, प्रोडक्ट साइड में है 2, रिएक्टेंट साइड में 8 एंड प्रोडक्ट साइड में 2। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, अब हमें प्रोडक्ट साइड के अंदर चेंजेस करने होंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ज़्यादा है, अब ये जो कम है उसी को हम ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तब ये 8 बनेगा। तो यानी कि यहाँ हाइड्रोजन के आगे हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन के आगे हम 4 लगा देंगे, हाइड्रोजन के आगे जब हम 4 लगा देंगे तब ये हमारा बैलेंस्ड हो जाएगा। तो देखते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप में, ये हाइड्रोजन से पहले 4 लगा दिए। अब हमारे जो हाइड्रोजन्स हैं ये भी हमारे क्या हो गए, 8 हो गए। यहाँ पर भी हाइड्रोजन्स हमारे 8 हो गए। तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए। अभी हमारे आयरन अनबैलेंस्ड है, आयरन यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 है। तो इनिशियल पहले बैलेंसिंग से पहले हमारे आयरन 1 है और प्रोडक्ट साइड में 3 है। बैलेंस करने के बाद अब बैलेंस कैसे करेंगे, 1 को हमें 3 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके ही हम उसको 3 बना सकते हैं। तो यानी कि ये जो हमारा आयरन है इससे पहले हम 3 लगा देंगे तो ये हमारा 3 बन जाएगा, आयरन 3 हो जाएंगे। तो इसलिए हमने आयरन से पहले हमने 3 लगा दिया। अब हम चेक कर लेते हैं एक बार। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि हम चेक कर लेते हैं अपनी रिएक्शंस को, अपने सारे आइटम्स को वापस से काउंट कर लेते हैं। तो आयरन यहाँ पर हमारे 3 हैं, यहाँ पर भी आयरन 3 है। हाइड्रोजन हमारे 4 × 2 8 है, यहाँ पर भी 4 × 2 8 है। ऑक्सीजन हमारे, अब यहाँ तो ऑक्सीजन के नीचे 1 लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 × 1, 4 × 1 ऑक्सीजन 4 है एंड यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है। तो हमारे सारे ही एटम्स बैलेंस्ड हो गए। तो ये हमारी एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो गई। लेकिन अभी भी इसमें एक स्टेप बाकी है, वो है इनकी फिजिकल स्टेट्स डिफाइन करना। इससे हमारी रिएक्शन और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनती है। तो अपनी रिएक्शन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लगाते हैं। तो हमारी क्या होती हैं गैस स्टेट्स, क्या होती हैं हमारी फिजिकल स्टेट्स। जी हम देखते हैं रिएक्शंस में जी लगा होता है, जी का मतलब होता है गैसियस स्टेट। एल लगा होता है, एल का मतलब होता है लिक्विड स्टेट, यानी कि हमने प्योर लिक्विड लिया है। देन सॉलिड, एस सॉलिड स्टेट। एक्वस, एक्वस का मतलब होता है सोल्यूशन। ज़्यादातर सोल्यूशंस हमारे वाटर में बनते हैं, तो वो हमारे वाटर वाले जो सोल्यूशंस होते हैं उसको हम बोलते हैं एक्वस। तो यहाँ पर ये जो हमारी रिएक्शन थी इसमें हमने अपनी स्टेट्स लगा दी। Fe सॉलिड है आयरन, वाटर स्टीम है, जो हमने रिएक्शन करवाई थी वो हमने स्टीम के साथ करवाई थी, इसलिए यहाँ पर हमने G लगाया है। देन आयरन ऑक्साइड बना, ये हमारा सॉलिड बना। हाइड्रोजन हमारी गैस है तो इसलिए हमारी गैस बनी। ये भी 2 एरो हम देखते हैं। ऊपर का जो एरो होता है वो बताता है गैस के बारे में कि हमारी गैस अगर बनती है तो हम ऊपर का एरो लगा देते हैं, और नीचे का जो एरो होता है वो बताता है प्रेसिपिटेट के बारे में। अगर कोई ऐसी चीज़ बनी है जो प्रेसिपिटेट्स मतलब कुछ सॉलिड फॉर्म्स उसके अंदर बन गए हैं और जो इनसॉल्युबल हैं तो वो हमारे प्रेसिपिटेट्स होते हैं। उनको हम नीचे, क्योंकि प्रेसिपिटेट्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं इसलिए उनको हम ऐसे नीचे एरो करके हम उनको ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो जानते हैं आज इसके बारे में। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम किसको कहते हैं, those reactions in which 2 or more reactants combine to form a new product। मैंने पिछली बार बताया था रिएक्टेंट हमेशा हमारे एरो से पहले होते हैं और प्रोडक्ट हमेशा एरो के बाद होते हैं। तो रिएक्टेंट्स जब कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे A + B कंबाइन हो गया और बन गया AB, एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया तो उसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल में देख रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से कंबाइन होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। मैग्नीशियम + ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते हैं। तो इसके लिए बच्चों मैं आपके लिए आपके पास लेकर आई हूँ, ये वीडियो मैं आपके साथ लेकर आई हूँ जिसमें हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम जो है वो हमारा मैग्नीशियम रिबन है, ये जो ले रखा है टोंग में, और ये बर्न हो रहा है, इसको हमने बर्न किया। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर ये वाइट डेज़लिंग लाइट प्रोड्यूस हो रही है। ये वाइट डेज़लिंग लाइट जो होती है ये प्रोड्यूस होती है जब भी हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, और साथ ही ये वाइट पाउडर प्रोड्यूस होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड।
इसे हम चाइना डिश में अपना कलेक्ट कर लेते हैं। ये चाइना डिश में हमने कलेक्ट कर लिया और इसे आप अब पास से देख सकते हैं। ये हमारा वाइट पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमने यहाँ पर लिखा है, दिस इज़ नाउ प्रोडक्ट जिसकी प्रॉपर्टीज़ मैग्नीशियम रिबन से चेंज्ड है। तो दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम अपना, ये हमारा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाउ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? वो सारी रिएक्शंस जिनके अंदर हीट रिलीज़ होती है, जिसके अंदर हीट अपने आप से बनती है, खुद से रिलीज़ होती है। हम सब्सटेंस को हीट नहीं कर रहे हैं, अपने आप उसमें हीट रिलीज़ हो रही है, निकल रही है, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब बाहर निकलना। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड हमारा चूना होता है। चूने को जब हम पानी में मिलाते हैं तो हमारा स्लेक्ट लाइम बनता है, यानी कि चूने का पानी बनता है, और साथ ही इसमें हीट भी रिलीज़ होती है। अपने आप से हम देखते हैं कि जो हमारा बर्तन होता है वो गर्म हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल हमारा रेस्पिरेशन, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब भी हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारे कोशिकाओं के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज होती है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। जो ग्लूकोज होती है वो ऑक्सीजन से कंबाइन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, वाटर बनाती है, और साथ में हम देखते हैं कि हमारे अंदर ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। तो वो ऊर्जा हमारी हीट की फॉर्म में उत्पन्न होती है। ATP की फॉर्म में वो स्टोर भी होती है और साथ में हीट भी हमारी बॉडी में उत्पन्न होती है। तो ये भी हमारी क्या हो गई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? जिनके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है, जिनको हमें हीट देनी पड़ती है रिएक्शन करवाने के लिए, वो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। जैसे कि कैल्शियम क्लोरेट, कैल्शियम क्लोरेट को हम हीट करेंगे, हीट करने पर ही वो हमारा टूटेगा। किसमें? कैल्शियम क्लोराइड में एंड ऑक्सीजन में। तो हीट करने पर ही ये टूटा, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई। एक और हमारा एग्जांपल है, जैसे आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट को जब हम हीट करेंगे तो ये आयरन ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड गैस में एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो इसीलिए ये भी हमारी क्या हुई? एंडोथर्मिक रिएक्शंस हुई। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती हैं। एंडो मीन्स अंदर की तरफ, एंडो मीन्स अंदर लेना, तो हीट को एब्जॉर्ब करना। इसलिए मैंने यहाँ पर इनको रिएक्टेंट साइड में लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हमने हीट को ऐड किया है। और ये मैंने प्रोडक्ट साइड में लिखा है हीट को, क्योंकि यहाँ पर हीट रिलीज़ हुई है, निकली है, बनी है। तो ये हमारी एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो गई। देन नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी क्या हो गई? डीकम्पोज, डीकम्पोज मतलब टूटना, ब्रेक डाउन होना। जब भी कोई चीज़ के हम टुकड़े टुकड़े करते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है। तो वो सारी रिएक्शंस जिसके अंदर सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाता है दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स में, तो उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में मैंने बता रखा है कि AB टूट गया A प्लस B में। अब तोड़ने के लिए बच्चों हमें कोई ना कोई एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी हमारी कौन सी हो सकती है? एनर्जी हमारी हीट एनर्जी हो सकती है। ये सिंबल हीट का होता है कि हमने कोई सब्सटेंस को बर्न किया, तो ये हम हीट की फॉर्म में भी उसको हम एनर्जी दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक की फॉर्म में भी एनर्जी दे सकते हैं, या लाइट की फॉर्म में भी एनर्जी दे सकते हैं। तो उन सब रिएक्शंस के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो वो दो कंपाउंड्स, दो प्रोडक्ट्स में टूट जाता है, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो इन दोनों में वो टूट जाता है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया हुआ है। यहाँ पर मैंने लेड नाइट्रेट लिया है। लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन गैस बनती है। तो यहाँ पर ये देखो, ये टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पर हमने लेड नाइट्रेट लिया। इसके अंदर लेड नाइट्रेट को हम बर्न कर रहे हैं बर्नर की हेल्प से, और इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये हमारी ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ब्राउन गैस प्रोड्यूस हो रही हैं। ये जो ब्राउन फ्यूम्स हैं ये हमारे नाइट्रोजन ऑक्साइड के हैं। साथ ही ऑक्सीजन गैस भी इसमें रिलीज़ हो रही है। क्योंकि ये गैसेस हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ ऊपर की तरफ एरो लगे हुए हैं। और यहाँ एक और चीज़ हमें दिखाई हुई है, ये वाइट पाउडर। ये वाइट पाउडर जो हमारा बचा है, ये दिखाया है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर लास्ट में ये बच गया है, जो कि है हमारा लेड ऑक्साइड। तो लेड नाइट्रेट को जब हमने हीट किया तो हमारी ये चीज़ बच गई और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, रिलीज़ हो गई, ऑक्सीजन गैस भी रिलीज़ हो गई।
साथ में हमारा ये प्रोडक्ट हमको मिला। तो ये तीनों प्रोडक्ट्स हैं जो हमें लास्ट में मिले हैं। इनको चाहें तो हम अलग से कैप्चर भी कर सकते हैं किसी दूसरे वेसल के अंदर। तो ये हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई, क्योंकि एक प्रोडक्ट से हमको तीन प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, दैट इज़ वाई दिस इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट हम करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैंने बताया आपको कि एनर्जी जो देनी पड़ती है तीन फॉर्म में देनी पड़ती है, या तो हीट की फॉर्म में। अगर हम हीट की फॉर्म में दे रहे हैं तो ये हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन होगी, क्योंकि थर्मल क्या मतलब होता है, हीट। अब यहाँ पर मैंने बताया जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया है। ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3। इसको हम बर्नर से ये हीट कर रहे हैं। हीट करने पर हम देख रहे हैं कि ये डिलीवरी ट्यूब है। इस डिलीवरी ट्यूब से हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी वो यहाँ पर निकल कर आ रही है, और इसके अंदर यहाँ हमने ले रखा है लाइम वाटर। तो लाइम वाटर हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो लाइम वाटर को मिल्की टर्न करता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं थोड़ा सा मिल्की कलर आया है। लाइम वाटर जो होता है उसका कलर ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल वाटर की तरह। और अभी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा मिल्की जैसा लग रहा है, इसीलिए ये हमारा हम कह सकते हैं कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकल कर यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आई और इसका कलर मिल्की हो गया। साथ ही जो यहाँ बच जाएगा, जो यहाँ लास्ट में बच जाएगा, वो हमारा क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो हमारे दो प्रोडक्ट्स बन गए, एक कैल्शियम ऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो चीज़ें हमको यहाँ पर मिली, दैट इज़ वाई दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट हमारा है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होता है, फोटो मीन्स लाइट। तो लाइट की हेल्प से जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं उसको हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने सिल्वर क्लोराइड लिया अपनी चाइना डिश के अंदर। सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है वो होता है वाइट। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने दिखाया है ये कलर, ये चाइना डिश के अंदर कलर सिल्वर क्लोराइड रखा है जो कि वाइट है। जब हमने सनलाइट में उसको एक्सपोज किया थोड़ी देर के लिए तो हम देखेंगे उसका कलर जो होगा वो थोड़ा सा ग्रे में टर्न होगा, ग्रे से फिर उसका ऐसा ब्राउन कलर आ जाएगा। तो ये हमारा डिकम्पोज हुआ। एक सिंगल प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट बना रहा है, एक सिल्वर और एक क्लोरीन, और इसका जो कलर है वो चेंज हम देख सकते हैं कि कलर के अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं। जब हम जितनी देर के लिए हम सनलाइट में रखेंगे उतनी ही देर बाद उसके अंदर ये सब डार्कनिंग होती रहेगी कलर के अंदर। तो ये हमारा सिल्वर बना ग्रे कलर का, एंड साथ में क्लोरीन क्योंकि गैस होती है तो वो हमारी एस्केप आउट कर जाएगी। तो दिस इज़ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, क्योंकि यहाँ पर लाइट की मदद से डिकम्पोजिशन हो रही है। देन नेक्स्ट आते हैं हमारे इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के हम डिकम्पोजिशन करते हैं, एक सब्सटेंस को एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस में तोड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ हमने इलेक्ट्रोलिसिस के लिए वाटर लिया है। वाटर के अंदर थोड़ा सा हमने एसिडिफाइड वाटर मतलब थोड़ा सा उसके अंदर हमने एसिड डाल दिया ताकि आयंस उसमें ज़्यादा बनने लगे। अब आयंस जब हमारे बनेंगे वाटर में, जब वाटर हम जानते हैं कि गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर के को हमने इस वेसल में लिया और हमने यहाँ पर दो अपने इलेक्ट्रोड्स बनाए हैं। ये देखिए, हमने इसको एक टर्मिनल को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कंबाइन किया, दूसरे को हमने नेगेटिव टर्मिनल से कंबाइन किया बैटरी के। तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो होने लगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी हमारी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है। अब जब ये इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, ये वाला जो टर्मिनल है जो पॉजिटिव है ये हमारा बन गया एनोड, और ये वाला टर्मिनल हमारा बन गया कैथोड। जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हमारा कैथोड बन गया। मैं ए एंड सी लिख देती हूँ, ए एंड सी। ये हमारा टर्मिनल ए है, ये सी है। नाउ अब क्या होगा कि यहाँ पर ये हमारे आयंस बनेंगे। वाटर जो होगा ये H+ आयन एंड O2- आयंस, इनमें ब्रेक होगा। H+ आयंस जो होंगे ये हमारे प्लस होने की वजह से ये माइनस टर्मिनल पर जाएंगे, यानी कि कैथोड पर जाएंगे, और यहाँ पर ये कलेक्ट हो जाएंगे वाटर के ऊपर, यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे। ऑक्सीजन के जो आयंस होंगे ये हमारे माइनस के हैं, तो इसलिए ये जाएंगे प्लस टर्मिनल की तरफ, यानी कि एनोड की तरफ। तो ये यहाँ पर हमारे कलेक्ट हो जाएंगे। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो गई, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो गई।
लेकिन यहाँ पर हम दो चीज़ें और देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो देख रहे हैं हम, इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी थोड़ी कम है। ऑक्सीजन हमको इतनी सी दिख रही है, सिर्फ इतना पोर्शन जो है वाटर के ऊपर ये ऑक्सीजन गैस का है, और ये जो बाकी का पोर्शन यहाँ पर दिख रहा है हमको, ये सारा का सारा ये पोर्शन हमारा हाइड्रोजन गैस का है। तो हम देख सकते हैं ये थोड़ा ज़्यादा, ये कम है। तो ऐसा क्यों हुआ? ये दोनों बराबर बननी चाहिए थी, लेकिन अलग अलग क्यों बनी? तो इसको हम समझते हैं अपनी बैलेंसिंग से। यहाँ जब हम देखते हैं H2O ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर 2 मोल्स बने हमारे हाइड्रोजन गैस के एंड 1 मोल बना हमारा ऑक्सीजन गैस का। क्योंकि जब इनको बैलेंसिंग करेंगे तो बैलेंसिंग में यहाँ पर 2 इंटू 2 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 इंटू 2 4 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो यानी कि यहाँ पर ये हमारा 1 मोल है, यहाँ पर ये 2 मोल्स हैं। तो इसीलिए हाइड्रोजन हमारी डबल बनती है ऑक्सीजन से। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इसको समझने के बाद। देन नेक्स्ट हमारी आती है थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से मतलब एक अपनी जगह से एक सब्सटेंस को हटाना, उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब अपनी जगह से हटा देगा। जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर हम देखते हैं AB ये हमारा एक कंपाउंड है, और C हमारा एक मेटल है। तो मेटल के साथ ही फाइट करेगा। तो मेटल ने क्या किया, इस C ने A को हटा दिया, और यहाँ हम देख सकते हैं प्रोडक्ट में हमारा क्या बन गया, CB, और A हमको हटा दिया। तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि एक मेटल हमारा जो पहले कंपाउंड में था वो अब हट गया है। तो इसका बहुत ही वेल नोन एग्जांपल है कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। जब कॉपर सल्फेट के ब्लू सोल्यूशन में आयरन की कील को जब हम डाल देते हैं, तो हम देखते हैं कि आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग हो जाता है, यानी कि जो कलर होता है वो ब्लू से ग्रीन हो जाता है। इसके लिए आप यहाँ डायग्राम में समझ सकते हैं इसको, कि ये देखिए ये हमारा ब्लू कलर है, इसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट लिया था और आयरन की नेल हमने इसमें डिप कर दी। थोड़ी देर डिप करने के बाद हमने देखा कि हमारा जो कलर है वो ग्रीन हो गया, और जो कॉपर है वो कहाँ पर गया, कॉपर इस नेल के ऊपर ही ब्राउन लेयर हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो ब्राउन लेयर है इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया। तो ये हमारा चेंज इन कलर के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देन नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि दो एलिमेंट्स यहाँ पर अपने आप को एक्सचेंज करेंगे, अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे और एक नया कंपाउंड बनाएंगे, उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जैसे यहाँ एग्जांपल में देखते हैं AB प्लस CD गिव्स AD प्लस BC। अब कैसे हमें पता चला किसने एक्सचेंज किया? देखिए A जो होगा वो D के साथ एक्सचेंज होगा, और B जो होगा वो C के साथ एक्सचेंज होगा। A एक मेटल है जो उसने अपना आयन यानी कि एनायन बदल लिया, B हमारा एनायन है तो उसने B को छोड़कर D के साथ कॉम्बिनेशन कर ली, और C जो मेटल है उसने भी अपना एनायन बदल लिया, उसने D को छोड़कर उसने C के साथ कॉम्बिनेशन कर ली। तो AD बन गए और BC बन गए। ये हमारे प्रोडक्ट्स बनेंगे इस तरह से, तो हम उसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि हमारा बेरियम क्लोराइड को जब हमने रिएक्ट करवाया सोडियम सल्फेट से, तो हमारा क्या बन गया, बेरियम ने सल्फेट से कॉम्बिनेशन कर लिया और सोडियम ने क्लोरीन से कॉम्बिनेशन कर लिया, तो बेरियम सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड बना। तो यहाँ इसमें हम जरा देखते हैं एग्जाम्पल में, इसके अंदर हमने लिया था बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। ये दोनों हमारे एक्वस यानी कि सल्यूशंस थे, वाटर के अंदर हमने इनके सल्यूशन बनाए थे और इनको हमने आपस में मिला दिया। तो मिलाया तो ये जो हमको वाइट प्रेसिपिटेट दिख रहे हैं जो इनसॉल्युबल हैं, ये हमारे हैं बेरियम सल्फेट के BaSO4 के, और सोडियम क्लोराइड नमक, ये हम जानते हैं पानी के अंदर डिज़ोल्व होता है। तो ये हमारा सोल्यूशन पूरा ये बन गया, और इस सोल्यूशन के अंदर बेरियम सल्फेट हमारे वाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं। तो बेरियम सल्फेट के यहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। ये जो वाइट प्रेसिपिटेट हमें दिख रहे हैं ये बेरियम सल्फेट के हैं। देन नेक्स्ट हमारी फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन आती है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन हमारी क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब पहले हम जान लेते हैं। RED का मतलब होता है रिडक्शन,
एंड OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन को हम समझ लेते हैं, इन दोनों को अलग अलग से बारी बारी। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड, जिसके अंदर हम ऑक्सीजन को ऐड करवाते हैं या हाइड्रोजन को रिमूव कराते हैं किसी एलिमेंट में से, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं कि कॉपर को ऑक्सीजन से जब कंबाइन कराया कॉपर ऑक्साइड बना, तो कॉपर यहाँ इस रिएक्टेंट साइड में हम देखते हैं और प्रोडक्ट साइड में देखते हैं, कॉपर एंड कॉपर किस में चेंज हो गया, कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो गया, कॉपर कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो गया, लेकिन इसमें हम ऑक्सीजन एडेड देख रहे हैं तो प्लस ऑक्सीजन हुआ। तो जब अगर प्लस ऑक्सीजन हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो कॉपर का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस H2O। अब इसके अंदर भी हम देखते हैं कॉपर ऑक्साइड किस में चेंज हुआ, कॉपर में, और H2 किस में चेंज हुआ, H2O में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड के अंदर चेंज आया कॉपर का, यानी कि माइनस ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ, प्लस ऑक्सीजन हुआ, H2 में प्लस ऑक्सीजन हुआ। तो जिसमें प्लस ऑक्सीजन हुआ है उसमें क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है हाइड्रोजन का, ऑक्सीडेशन हुआ है हाइड्रोजन का। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, जिसमें माइनस ऑक्सीजन हुआ। तो आइए समझते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में। रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर हाइड्रोजन ऐड होती है या ऑक्सीजन रिमूव होती है, यानी कि माइनस ऑक्सीजन हो जिसमें या प्लस हाइड्रोजन हो जिसमें, वो हमारी रिडक्शन रिएक्शन होती है। जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं, H2S प्लस क्लोरीन गिव्स HCl प्लस सल्फर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि H2S तो चेंज हो गया सल्फर में और क्लोरीन चेंज हो गया HCl में। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हुआ माइनस हाइड्रोजन, यहाँ पर हुआ प्लस हाइड्रोजन। जहाँ पर प्लस हाइड्रोजन हुआ है उधर क्या हुआ, रिडक्शन, इधर क्या हुआ, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्लोरीन का हुआ रिडक्शन, Cl2 का रिडक्शन हुआ, और जहाँ पर माइनस हाइड्रोजन हुआ है वहाँ पर उसका क्या हुआ, इसका मतलब ऑक्सीडेशन, क्योंकि मैंने बताया था ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो माइनस अगर हाइड्रोजन होगा तो भी ऑक्सीडेशन होगा, प्लस ऑक्सीजन होगा तो भी ऑक्सीडेशन होगा। ऐसे ही प्लस हाइड्रोजन होगा तो रिडक्शन होगा, माइनस ऑक्सीजन होगा तो भी रिडक्शन होगा। और हमेशा जब भी हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जब किसका हुआ है ये पता लगाना होता है, या ये पूछते हैं क्वेश्चन में तो हमको बताना होता है, तो हमेशा हम रिएक्टेंट साइड में से बताते हैं, हम कभी भी प्रोडक्ट साइड में से आंसर नहीं देते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट ही आपस में रिएक्ट होकर नया प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो जो रिएक्ट हो रहा है वही तो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होगा, इसीलिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका हुआ रिएक्शन के दौरान, ये हम रिएक्टेंट में से देंगे, प्रोडक्ट में से नहीं देंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में है सोडियम प्लस हाइड्रोजन गिव्स NaH। तो इसका तो बहुत ही क्लियर है, इसमें प्लस हाइड्रोजन हुआ है इसलिए इसका क्या हुआ, सोडियम का रिडक्शन। देन नेक्स्ट है हमारा कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस H2O। ये इसको मैं वापस से ले रही हूँ, तो यहाँ पर हम दोनों देखते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन H2O में चेंज हुआ, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में चेंज हुआ, हाइड्रोजन H2O में चेंज हुआ यानी कि प्लस हाइड्रोजन, और यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर हुआ प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर हुआ प्लस ऑक्सीजन। प्लस ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, एंड माइनस ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन। तो यानी कि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। नाउ रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब हो गया कि वो रिएक्शंस जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ होती हैं। जैसे ये रिएक्शन है, इसके अंदर हमने देखा कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन भी हमारी रिडॉक्स रिएक्शन है। करोजन हम किसे कहते हैं बच्चों, करोजन कहते हैं मेटल्स जो रिएक्ट होते हैं एयर से, मॉइस्चर से, एयर के एटमॉस्फेयर में जो एयर एंड मॉइस्चर प्रेजेंट होती हैं या अदर गैसेस प्रेजेंट होती हैं, उनके साथ जब वो रिएक्ट कर जाते हैं तब उसको हम करोजन कहते हैं।
करोजन ऑफ आयरन जो होता है इसको हम रस्टिंग भी कहते हैं, एक नए नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं रस्टिंग। रस्टिंग सिर्फ आयरन के लिए यूज़ होता है। देन इसकी हम रिएक्शंस देख लेते हैं। आयरन जब ऑक्सीजन और मॉइस्चर, एयर में जो मॉइस्चर नमी जो प्रेजेंट होती है उससे जब रिएक्ट करता है तो वो एक ब्राउनी लेयर बनाता है जिसको हम रस्ट बोलते हैं। ये ब्राउन कलर की होती है, इसलिए मैंने ब्राउन कलर से ही इसको मार्क किया है। देन कॉपर जब हम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर के साथ, तो कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड की ग्रीन लेयर बनाता है। तो इसकी ग्रीन लेयर बनती है और हमारा कॉपर ख़राब हो जाता है। देन सिल्वर जो होता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है और सिल्वर सल्फाइड की ब्लैक लेयर बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो जो ब्लैक लेयर बनती है वो सिल्वर सल्फाइड की बनती है। हम देखते हैं जो सिल्वर होता है वो हमारा कुछ ब्लैकिश सा हो जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन के ऊपर ये जंग जो लग जाती है। देन हमारा जो कॉपर है ये ग्रीनिश कलर का हो जाता है और हमारी जो सिल्वर की स्पून होती है वो हमारी कुछ इस तरह से टार्निश, कुछ ब्लैक हो जाती है। तो ये हमारा करोजन होता है। करोजन को प्रिवेंट करने के क्या तरीके होते हैं, हम देखते हैं कि हमारे जितने भी कूलर वगैरह होते हैं या जो भी हमारे विंडोज़ होती हैं उनकी हम ऑयलिंग एंड पेंटिंग करते हैं। तो ऑयलिंग एंड पेंटिंग इज़ वन ऑफ द मेथड। दूसरा मेथड हमारा हो सकता है गैल्वनाइजेशन, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देना, जिंक की परत लगा देना। जितने भी हमारे टैप्स वगैरह होते हैं, नल, इनके ऊपर जिंक की कोटिंग होती है, इसीलिए वो उनमें रस्टिंग नहीं होती है। देन नेक्स्ट हमारा होता है एलॉइंग मतलब कि आयरन में निकल एंड क्रोमियम मिक्स कर देना और मिक्स करके एक नया एलॉय, एक नया मेटल बना देना, मतलब एक नया मिक्स्ड मेटल बना देना। मिक्स्ड मेटल को हम एलॉय कहते हैं। तो ये हमारी प्रिवेंशन होते हैं। प्रिवेंटिव मेथड्स के बारे में आप 3rd चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किया है। देन नेक्स्ट हम आ रहे हैं रेंसिडिटी, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। रेंसिडिटी है कि हमारे जो फूड स्टफ्स होते हैं उनके अंदर ऑयल और फैट्स ख़राब हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं ड्यू टू ऑक्सीडेशन, जिसको बोलते हैं हम रेंसिडिटी। सीधी सी बात है कि जो हमारे ऑयल और फैट हैं जब वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाते हैं और उसकी वजह से जब वो स्पॉइल हो जाते हैं, कैसे पता चलता है हमको? बाय द चेंज इन टेस्ट, स्मेल एंड कलर। जब हम देखते हैं हमारे जो चिप्स हैं वो उनका कलर, उनका जो स्मेल है उनमें से स्मेल आने लगती है, या हम अपना पुराना डब्बा निकालते हैं ऑयल का, उसमें से स्मेल आने लगती है, तो इसका मतलब कि उसके अंदर रेंसिडिटी हो चुकी है। अब वो तेल खाने लायक नहीं है या वो फूड स्टफ़ खाने लायक नहीं है। यहाँ हम देख सकते हैं जो हमारा फ्रेश ऑयल होता है उसका कलर कुछ इस तरह का होता है, रेंसिड ऑयल का कलर कुछ इस तरह का हो जाता है। तो बैड इन टेस्ट, बैड इन स्मेल एंड बैड इन कलर आर द इंडिकेशन ऑफ रेंसिडिटी। देन नेक्स्ट हमारा प्रिवेंशन, रेंसिडिटी की प्रिवेंशंस क्या होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम कोई एंटीऑक्सीडेंट, कोई ऐसा केमिकल डालते हैं जो ऑक्सीडेशन होने से बचाता है, रोकता है, तब हम अपनी रेंसिडिटी को बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। अपने फूड स्टफ्स को हम रेंसिड होने से बचा सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा मेथड हो सकता है कि स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। अगर हम एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर देंगे जिसके अंदर एयर ही नहीं जा सकती, तो जब एयर नहीं जाएगी तो उससे हमारी रेंसिडिटी भी नहीं होगी या बहुत ही स्लो होगी। देन 3rd हमारा मेथड होता है रेफ्रिजरेशन। अगर हम कूल प्लेस में अपने फूड स्टफ़ को रख देंगे तो कूल प्लेस में रखने से रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी क्योंकि टेम्परेचर लो हो जाएगा, इसीलिए हमारी जो रेंसिडिटी होगी वो स्लो हो जाएगी या प्रिवेंट हो जाएगी। देन नेक्स्ट होता है हमारा रिप्लेसिंग ऑक्सीजन विद अनदर गैस। अगर हम ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दें दूसरी गैस हम जनरली नाइट्रोजन लेते हैं। जैसे हमारे चिप्स के जो पैकेट होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन को निकाल कर उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है ताकि नाइट्रोजन जो होगी वो चिप्स से रिएक्ट ना करे और रेंसिडिटी होने से बची रहे। तो इस तरह से हम अपने चिप्स को काफ़ी दिनों तक हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये जो भी प्रोसेस होते हैं ये तब होते हैं जब भी हमको अपने फूड स्टफ़ को स्टोर करके रखना होता है। So I'm going to explain you redox reaction in detail. So let's get started. Why wait? In this redox reaction, as I have explained you in my video 2 also, that re means reduction and red means reduction and ox means oxidation. तो क्या होता है ऑक्सीडेशन?
ऑक्सीडेशन का मतलब होता है दीज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड एंड हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, इनको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। किसको? जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है यानी कि प्लस ऑक्सीजन होता है, और जिसमें हाइड्रोजन रिमूव होती है यानी कि माइनस हाइड्रोजन होता है, उन रिएक्शंस को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। और जो सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है या हाइड्रोजन रिमूव होती है, वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाता है किसी नए सब्सटेंस में, यानी कि वो एक नया प्रोडक्ट बना लेता है। तो यहाँ पर हम जो सब्सटेंस ले रहे हैं, जो जिसने ऑक्सीडेशन की है या ऑक्सीडाइज हुआ है, वो सब्सटेंस हम रिएक्टेंट में से ले रहे हैं। फिर दिस सब्सटेंस इज़ ऑल्सो नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। इसी सब्सटेंस को जो ऑक्सीडाइज हो जाता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन क्या होती है? इसका मतलब, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब हो गया द सब्सटेंस विच रिड्यूस द अदर सब्सटेंस। रिड्यूसिंग एजेंट है, वो एजेंट है, इसका मतलब वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। तो ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं लेकिन दूसरे सब्सटेंस को, जो इनके साथ में दूसरा सब्सटेंस है, उनको ये रिड्यूस कर रहे हैं बाय रिमूविंग ऑक्सीजन और बाय एडिंग हाइड्रोजन इन इट। तो कैसे रिड्यूस कर रहे हैं? उसमें से ऑक्सीजन रिमूव करके, क्योंकि अपने में ऐड करवा रहे हैं, तो एडिशन अगर अपने में होगी तो किसी ना किसी में से रिमूवल कराकर ही वो एडिशन होगी। तो दूसरे सब्सटेंस में से वो ऑक्सीजन को यानी कि एब्जॉर्ब कर रहे हैं और हाइड्रोजन को उन सब्सटेंस में ऐड करवा रहे हैं, यानी कि जो उन्होंने अपना खुद का हाइड्रोजन रिमूव किया है वो दूसरे सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड करवा रहे हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। फिर रिडक्शन किसे कहते हैं हम? तो रिडक्शन हम किसे कहते हैं? द रिएक्शंस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड। अब यहाँ पर क्या होता है? प्लस हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है, माइनस ऑक्सीजन होता है, उल्टा हो जाता है। इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हुई थी, प्लस ऑक्सीजन हुआ था, और हाइड्रोजन माइनस हुई थी। और यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर प्लस हाइड्रोजन हो गई और ऑक्सीजन माइनस हो गई। अब इन चीज़ों को आप याद कैसे रखेंगे? इन चीज़ों को याद रखने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है। आप सिर्फ ऑक्सीजन का याद रखिए कि किस में ऑक्सीजन प्लस हो रही है और किस में माइनस हो रही है। उसका रिवर्स होता है हाइड्रोजन। जैसे ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन प्लस हुई तो रिडक्शन के अंदर ऑक्सीजन माइनस हुई। अब अगर यहाँ पर प्लस हो रही है ऑक्सीजन तो यहाँ पर हाइड्रोजन माइनस होगी, और यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस हो रही है तो यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस होगी। आपको इस तरह से याद रखना है। तो सिर्फ आप ऑक्सीजन का ही याद रखिए, हाइड्रोजन का उसका अपने आप निकाल सकते हैं कि अगर इसमें ऑक्सीजन प्लस है तो हाइड्रोजन माइनस है, अगर ऑक्सीजन माइनस है तो हाइड्रोजन प्लस है। तो इनको हम बोलते हैं रिडक्शन। और जो रिडक्शन दिखाते हैं वही सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। यानी कि जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है किसी दूसरे सब्सटेंस में, वो जिसने रिडक्शन दिखाई है, जो खुद रिड्यूस हुआ है, वही सब्सटेंस क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन भी देख लेते हैं बच्चों। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहता है कि द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेज द अदर सब्सटेंस, जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऐसे ही हमने रिड्यूसिंग एजेंट के लिए करा कि जो दूसरे को रिड्यूस करते हैं वो सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो अभी मैं जानती हूँ आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रहा होगा, इसको आगे देखते हैं ज़रा। ये मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। ऑक्सीडेशन को अब मैंने यहाँ पर ये शॉर्ट में लिखा है। ऑक्सीडेशन का मतलब जिसमें ऑक्सीजन हमने ऐड करवाई हो, यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ हो, और जिसमें हाइड्रोजन का लॉस हुआ हो। अब इसी चीज़ को, गेन ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम गो भी बोल सकते हैं। गो का मतलब हो गया गेन, जी स्टैंड्स फॉर गेन एंड ओ फॉर ऑक्सीजन। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम बोल रहे हैं गो। तो ऑक्सीडेशन का मतलब गो, आपको ये याद रखना है। ऑक्सीडेशन मीन्स गो, गेन ऑफ ऑक्सीजन। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे एग्जाम्पल्स के अंदर? देखिए, ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, और ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। रिएक्टेंट के अंदर हम क्या देख रहे हैं? कॉपर किस में बदल गया? कॉपर ऑक्साइड में बदल गया। जब कॉपर ऑक्साइड में बदला, कॉपर ऑक्साइड में बदल गया। जब कॉपर ऑक्साइड में बदला तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चेंज कि कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गई है। तो यहाँ पर क्या हुआ? प्लस ऑक्सीजन। और प्लस ऑक्सीजन क्या देता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या देता है हमें? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हुआ ऑक्सीडेशन, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? कॉपर ऑक्साइड का या कॉपर का? कॉपर का। हम रिएक्टेंट में से चूज करेंगे हमेशा।
जिस जो जो रिएक्टेंट है उसी में से हम बोलेंगे, हमारा आंसर हमेशा रिएक्टेंट में से होता है। तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ है? कॉपर। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? कॉपर, क्योंकि जो ऑक्सीडाइज होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। रिड्यूसिंग एजेंट भी वही होता है जो ऑक्सीडाइज होता है, और हमेशा हम रिएक्टेंट में से ही देते हैं। प्रोडक्ट में हमको कोई आंसर नहीं देना होता, सिर्फ रिएक्टेंट में से ही आंसर देते हैं। तो आइए आप नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इसके अंदर क्या है? जिंक प्लस ऑक्सीजन गिव जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जिंक हैज़ चेंज्ड इनटू जिंक ऑक्साइड। नाउ जिंक और जिंक ऑक्साइड को ध्यान से देखो, यहाँ पर जिंक है खाली, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है, यानी कि ऑक्सीजन ऐड हो गई है। तो ऑक्सीजन ऐड हो गई तो प्लस ऑक्सीजन, एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो हेयर ऑल्सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन किसका हुआ, यानी कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ? जिंक। जिंक हैज अंडरगॉन टू ऑक्सीडेशन। नाउ जिंक ही ऑक्सीडाइज हुआ है, और जिंक ही हमारा क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही हमारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन हम कैसे याद रखेंगे? गो से याद रखेंगे। नाउ ये तो बात हो गई ऑक्सीजन गेन की। अब हाइड्रोजन लॉस को भी तो हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो हाइड्रोजन लॉस के लिए कैसे पहचानेंगे? फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस सल्फर। अब यहाँ पर हमको देखना है कि H2S चेंज हो गया किस में? सल्फर में। देखिए यहाँ भी सल्फर है, यहाँ भी सल्फर है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पर H2S है और यहाँ पर खाली सल्फर है। अब ये H2S S में कैसे बदला? माइनस हाइड्रोजन करके। अब माइनस हाइड्रोजन हुआ है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो किसका हुआ ऑक्सीडेशन? इसका हुआ। जो बदला है सल्फर में, जिसमें से माइनस हाइड्रोजन हुआ है, उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि यही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट भी है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में है HCl चेंज इनटू हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो यहाँ पर HCl, अब यहाँ पर भी Cl है, क्लोरीन। HCl Cl के अंदर बदला, क्लोरीन के अंदर। कैसे बदला? माइनस हाइड्रोजन करके। तो यानी कि इसका भी क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। इसका भी ऑक्सीडेशन हुआ, और ये खुद क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये हमारे इस तरह से हम ऑक्सीडेशन पहचानते हैं। अब एक बार जरा हम रिडक्शन भी देख लेते हैं। रिडक्शन का मतलब क्या हुआ? रिडक्शन मतलब कि जिसमें हमने हाइड्रोजन का गेन करवाया हो या ऑक्सीजन का लॉस करवाया हो। ठीक है, उसका अपोजिट हो गया। इसको हम ऐसे याद रखेंगे, LO, यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो रिडक्शन मीन्स लो, ऑक्सीडेशन मीन्स गो। ऑक्सीडेशन मीन्स गो, गेन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन मीन्स लो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पर हमारा क्या है एग्जाम्पल? कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स H2O प्लस कॉपर। तो अब इसके अंदर क्या होगा? देखिए, कॉपर ऑक्साइड किस में चेंज हुआ? कॉपर के अंदर चेंज हुआ। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड कॉपर के अंदर चेंज हुआ, यानी कि इसमें क्या हो गया? माइनस हाई ऑक्सीजन हो गया। कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर, इन दोनों को अगर हम देखेंगे तो अंतर क्या है दोनों में? यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में ऑक्सीजन का माइनस हो गया। ऑक्सीजन का माइनस हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है, अगेन वही रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका हुआ है? रिएक्टेंट में से कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, और जिसका रिडक्शन होगा वही होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहले हम रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड आउट कर रहे थे, उसमें हमको रिड्यूसिंग एजेंट मिल रहे थे। यहाँ पर हमको क्या मिल रहे हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिल रहे हैं, क्योंकि जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यहाँ पर इसका रिडक्शन हो रहा है, जिस रिडक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमको मिलेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर है, अब मैंने सेम वही एग्जाम्पल लिया है। इसके अंदर देखो,
कि H2 प्लस क्लोरीन गिव्स HCl। अब यहाँ पर सिचुएशन रिवर्स है, पहले HCl हाइड्रोजन एंड क्लोरीन बना रहा था, यहाँ पर हाइड्रोजन एंड क्लोरीन HCl बना रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, H2 को अगर हम देखते हैं, Cl को अगर हम देखते हैं तो Cl इज चेंजिंग इनटू HCl। अब यहाँ के Cl में और यहाँ के Cl में क्या अंतर है कि इधर के Cl में हाइड्रोजन नहीं है बट इधर के Cl में हाइड्रोजन है। तो यहाँ प्रोडक्ट में जाते जाते उसमें क्या हो गई, हाइड्रोजन प्लस हो गई, और हाइड्रोजन प्लस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो इस वाली रिएक्शन में क्या हुई, रिडक्शन। लेकिन रिड्यूस कौन हुआ है, रिड्यूस हुआ है हमारा रिएक्टेंट Cl2, और जो हमारा रिड्यूस हुआ है वही हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आ रहा है अब आपको समझ में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर भी हमारा क्या है, H2S Cl2 HCl बना रहे हैं और सल्फर बना रहे हैं। अब इस वाले में तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो यहाँ पर हमारा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीडेशन। लेकिन यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन ऐड हुआ है, Cl एंड HCl को अगर हम देखें तो इधर क्या हुआ, Cl को HCl बनने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में उनको क्या हुआ, हाइड्रोजन ऐड हो गई। तो प्लस हाइड्रोजन जब होगा तो प्लस हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन। तो इस वाली रिएक्शन में रिडक्शन हुआ और इस वाली रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुआ। अब प्लस हाइड्रोजन रिडक्शन, इसका मतलब किसका रिडक्शन, इसी सब्सटेंस का, रिएक्टेंट में से। तो किसका रिडक्शन हुआ, Cl2 का। देखिए यहाँ से Cl2 हमारा प्रोडक्ट बना रहा है HCl, तो हम या तो इसको चूज करेंगे या इसको चूज करेंगे, प्रोडक्ट को। लेकिन प्रोडक्ट को हम कभी चूज नहीं करते, हम सिर्फ रिएक्टेंट को चूज करते हैं, प्रोडक्ट को हम नहीं चूज करते, क्योंकि रिएक्टेंट्स ही ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होकर नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसीलिए हमको रिएक्टेंट में से ही चूज करना होता है। तो रिएक्टेंट में हमारा ये हो गया Cl2 जिसका रिडक्शन हुआ है, और यही हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। आया अब आपको समझ में। तो नेक्स्ट है, अब हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। अगर साइमल्टेनियसली मतलब जिनमें एक साथ होते हैं, उनको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको हम अब इसमें हम दोनों देखेंगे, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी। देखिए कॉपर ऑक्साइड, तो पहले हमारा कॉपर में चेंज हो गया, यहाँ पर भी Cu है, यहाँ पर भी Cu है, यहाँ पर भी H2 है, यहाँ पर भी H2 है। तो यहाँ पर हमारा H2 H2O में चेंज हो गया। सबसे पहले तो हमने इस तरह से एरोज बना लिए। अब हमको चेंजेस फाइंड आउट करने हैं कि इनमें आपस में चेंजेस क्या आए। कॉपर ऑक्साइड कॉपर में चेंज हुआ, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, माइनस ऑक्सीजन हुआ। माइनस ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, LO। और LO किस में होता है, रिडक्शन में। ठीक है, तो रेड लो, ऑक्स गो, आप इस तरह से याद रखो इसको, इस तरह से ऑक्स गो रेड लो, ये आप अपना रूल बना लो, इसको इस तरह से याद रखो। ऑक्स मतलब होता है बैल, बैल को हम भगा रहे हैं, ऑक्स गो। और रेड क्या होता है, हमारा रेड कलर होता है, उसको हम लो कर रहे हैं, तो रेड लो। ये हमारा रूल बन गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, जिससे आपको इजीली याद रहेगा कि कब हमें ऑक्सीजन ऐड करवानी है, कब हमारी ऑक्सीजन लॉस होगी, और हम उससे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे पहचानेंगे। और हाइड्रोजन हमारा उससे इन्वर्स होता है। तो इस रूल के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पर हमने किया था कॉपर ऑक्साइड कॉपर में चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन वाला हमारा होता है रिडक्शन, यानी कि इसका हुआ रिडक्शन, किसका, कॉपर ऑक्साइड का, कॉपर ऑक्साइड का हुआ रिडक्शन। एंड H2O हमारा H2O में चेंज हो रहा है, इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर प्लस ऑक्सीजन हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है हमारा ऑक्सीडेशन, तो इसका यहाँ पर हुआ ऑक्सीडेशन, किसका, H2 का हुआ ऑक्सीडेशन। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ था, यानी कि ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और H2 हमारा क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ये हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर H2S चेंज हो रहा है सल्फर में, एंड क्लोरीन चेंज हुआ
HCl में, क्योंकि क्लोरीन और क्लोरीन यहाँ पर हमको मिल रहा है, S और S यहाँ पर हमें मिल रहा है, तो हम इनको ही आपस में एरोज दिखाएंगे। यहाँ S से S का एरो, क्लोरीन का क्लोरीन से एरो। नाउ H2S से S बनने में यहाँ पर हमने देखा कि क्या हुआ, माइनस हाइड्रोजन हुआ और यहाँ पर प्लस हाइड्रोजन हुआ। माइनस हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इस वाली रिएक्शन में हुआ ऑक्सीडेशन और इस वाली रिएक्शन में हुआ रिडक्शन। लेकिन ऑक्सीडेशन तो इस वाली रिएक्शन में हो गया, ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन की है, लेकिन ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है H2S। ऐसे ही रिडक्शन तो हमारी इस वाली रिएक्शन में हो गया, ये रिएक्शन हमारी रिडक्शन की है, लेकिन रिडक्शन किसका हुआ है, रिड्यूस कौन हुआ है, रिड्यूस हुआ है Cl2। Cl2 हमारा रिड्यूस हुआ है। तो अब इसमें ये हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडाइज हुआ है। अब जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और जो हमारा जिसका हमारा रिडक्शन हुआ है, यानी कि ये हमारा रिड्यूस हुआ है, ठीक है, किसकी हेल्प से, H2S की हेल्प से, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक है, जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, उल्टा होता है। तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, ऑक्स गो रेड लो, बाकी तो सारा अपने आप आपको याद हो जाएगा। देन नेक्स्ट है हमारा PbO इज चेंजिंग इनटू Pb एंड कार्बन इज चेंजिंग इनटू CO। अब इसमें भी हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, माइनस ऑक्सीजन। माइनस ऑक्सीजन का मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। सेम ऐसे ही यहाँ पर हमारा क्या हुआ, कार्बन प्लस ऑक्सीजन हुआ। प्लस ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गो। तो यानी कि इसका हुआ ऑक्सीडेशन। अब जिसका ऑक्सीडेशन हुआ ये सब्सटेंस हमारा ऑक्सीडाइज हुआ है, यानी कि ये हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। और जो सब्सटेंस हमारा रिड्यूस हुआ था, रिड्यूस कौन सा हुआ था, PbO, ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर है हमारा आयरन ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स आयरन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा एग्जांपल है। नाउ यहाँ पर भी आयरन है और यहाँ पर भी आयरन है, तो ये रिएक्शन हो रही है यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, तो ये रिएक्शन हो रही है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आयरन और इस आयरन, इन दोनों में हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, माइनस ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लो किस में होता है, रिडक्शन में, तो यहाँ पर हुआ रिडक्शन। एंड यहाँ पर CO है और यहाँ पर CO2 है, यानी कि एक ऑक्सीजन बढ़ गई, तो यहाँ पर हुआ प्लस ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गो। तो गो किस में होता है, ऑक्सीडेशन में, यानी कि इसका हुआ ऑक्सीडेशन। अब जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, CO को ऑक्सीडेशन हुआ है। और रिडक्शन किसका हुआ है, रिडक्शन हुआ है Fe2O3 का। तो जिसका हमारा ऑक्सीडेशन हुआ है ये हमारा क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, और जिसका हमारा रिडक्शन हुआ है ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, लाइक दिस वे। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है। ये दोनों ही चीज़ें मैंने अपने रिएक्टेंट में से चूज़ की हैं, प्रोडक्ट में से हमने कुछ भी चूज़ नहीं किया। प्रोडक्ट को सिर्फ हम कंपेयर करते हैं कि हमारे रिएक्टेंट में सब्सटेंस कैसा है और प्रोडक्ट में सब्सटेंस कैसा है, सिर्फ हम कंपेयर करते हैं, बाकी प्रोडक्ट में से हम कुछ भी चूज़ नहीं करते। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आपको अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक बटन दबाइए, मुझे कमेंट कीजिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस डिज़ाइन किए हैं, आप ये क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
मुझे बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि मैम हमें बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में प्रॉब्लम है, तो उसी के लिए मैंने ये एक नया वीडियो बनाया है एक नए तरीके से। तो चलिए देखते हैं इसमें। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन होती क्या है, किसे कहते हैं हम। तो बैलेंसिंग मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि जब हमारे रिएक्टेंट्स में एंड प्रोडक्ट्स में जब हमारे नंबर ऑफ़ एटम्स इक्वल होते हैं तो उसको हम बैलेंसिंग कहते हैं। अब नंबर ऑफ़ एटम्स इक्वल होने का मतलब क्या है कि इन दोनों के मासेस भी इक्वल हो गए। तो हमें बेसिकली क्या करना होता है, मास रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का हमें इक्वल करना होता है। अब ये क्यों ज़रूरी होता है, बैलेंसिंग क्यों इम्पॉर्टेंट होती है, टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, ये आपने पढ़ा था पहले भी। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास रिएक्शन के दौरान ना तो अपने आप से क्रिएट होता है ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है। रिएक्शन में हमने जितने भी एटम्स लिए हैं उतने ही एटम्स मिलके आपस में प्रोडक्ट बनाएंगे, नया एटम उसमें कुछ नहीं जुड़ेगा। अब क्योंकि नया एटम नहीं जुड़ेगा इसीलिए कोई नया मास भी नहीं जुड़ेगा। इसका मतलब हमारा ये हो गया कि मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल। ये रिएक्शन में हमेशा इक्वल होते हैं, तो इसीलिए हमें अपनी रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। तो चलिए बैलेंसिंग समझते हैं। तो पहले मैंने आपको जो बताया था वो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से बताया था कि हमको एक बॉक्स बना लेना चाहिए और ये सारे जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं या एलिमेंट्स हैं इनके चारों तरफ हमें एक बॉक्स बना लेना चाहिए और जो भी हम नंबर ऐड करेंगे वो हम यहाँ पर ही ऐड कर सकते हैं। हम नीचे यहाँ कुछ नहीं लिख सकते, यहाँ हम कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है। ना ही इस बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, ना तो इस बॉक्स के अंदर कहीं लिखेंगे और ना ही हम नीचे लिखेंगे। नीचे लिखेंगे तो हमारा मॉलिक्यूल का फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। इसलिए हम जो भी ऐड करेंगे वो हम यहाँ पर ही ऐड करेंगे, 2, 3 जो भी हमें ऐड करना है, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक रूल्स हो गए। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक इक्वेशन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हमको इसको बैलेंस करना है तो हम सबसे पहले काउंट करना शुरू करेंगे हमारे एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट साइड में कार्बन है 1 और यहाँ पर भी कार्बन है 1, तो ये दोनों तो इक्वल हैं, ये दोनों बैलेंस्ड हैं। ऑक्सीजन है यहाँ पर 2, ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पर है 1, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, दैट मीन्स कि ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है। तो इसे हमें क्या करना होगा, बैलेंस। अब बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर नंबर कम है वहाँ पर हम बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने बताया था हमको सिर्फ यहीं पर ही ऐड करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 ऐड कर देंगे। अब जब हमने यहाँ पर 2 लिख दिया तो ऑक्सीजन हमारे 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 हो गए, लेकिन कार्बन भी हमारे यहाँ 2 हो गए और यहाँ पर कार्बन है 1, तो यहाँ पर भी हम कार्बन को 2 कर लिख देंगे। अब हमारे कार्बन 2 हो गए, यहाँ पर भी कार्बन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है। अब ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। तो इस तरह से हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं, लेकिन ये जो हमारी मेथड है ये हमारे इस तरह की छोटी इक्वेशंस के लिए तो ठीक है। आगे के लिए मैं आपको बताऊंगी कि अगर बड़ी इक्वेशंस या कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस हो तो हम कैसे कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम को एयर में हम बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब यहाँ पर हमारा मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम 1 है, तो ये बैलेंस्ड है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो अब इसको 2 कैसे बनाना है, हम यहीं पर ही कुछ नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, ऑक्सीजन हमारे 2 हो गए, लेकिन मैग्नीशियम भी साथ में 2 हो गए, तो यहाँ पर भी हम मैग्नीशियम को 2 लिख देंगे, तो मैग्नीशियम भी 2 हो गए। तो इस तरह से हमारी ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। लेकिन अगर मान लेते हैं हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह की हो, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हो, जहाँ पर हमको बहुत सारे एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, मैग्नीशियम भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, इतने सारे एटम्स हैं, तो सबसे पहले तो हमें यही टाइम लगता है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, कौन से एटम से हम शुरू करें। तो इसके लिए मेरे पास एक बहुत जनरल रूल है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मेटल को लेंगे।
जब भी हमारी इक्वेशन होगी छोटी या बड़ी, हम सबसे पहले मेटल को हम बैलेंस करेंगे, फिर हम नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हालांकि इन दोनों को हम एक साथ भी बैलेंस कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सबसे पहले ऑक्सीजन को ही बैलेंस करना होगा उसके बाद ही हम हाइड्रोजन पे मूव करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप दोनों को एक साथ भी ले सकते हो या इन दोनों में से कोई भी पहले भी कर सकते हो, लेकिन हाँ अच्छा रहेगा कि हम शुरुआत इसी तरीके से करें। मेटल्स, नाउ मेटल्स हमारे क्या होते हैं, जिनकी भी प्लस वैलेंसीज होती हैं वो सारे हमारे मेटल्स होते हैं। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, तो ये सारे हमारे हो गए मेटल्स। नाउ नॉन मेटल्स हमारे क्या होते हैं, नॉन मेटल्स हो गए जैसे कि जिनकी भी माइनस वैलेंसीज होती हैं उनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। जैसे हमारा क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फ़र हो गया, ठीक है, कार्बन हो गया, तो ये सारे हमारे नॉन मेटल्स हो गए। तो ये सब अब हमको चूज़ करना है। जैसे हमारी इक्वेशन है तो इसमें हमारा मेटल कौन सा है, मैग्नीशियम हमारा मेटल है, और ये नाइट्रोजन माइनस वैलेंसी वाला ये हमारा नॉन मेटल है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं अपनी मैग्नीशियम से। तो मैग्नीशियम है यहाँ पर 3, हम देख सकते हैं यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, मैग्नीशियम हमारे 3 है यहाँ पर, और यहाँ पर मैग्नीशियम है 1। तो हम मैग्नीशियम को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 3 लिख देते हैं, मैग्नीशियम हमारे बैलेंस हो गए। अब नाइट्रोजन देखते हैं, नाइट्रोजन है यहाँ पर हमारे 2 और यहाँ पर है नाइट्रोजन 1, तो नाइट्रोजन के आगे भी हम 2 लिख देते हैं, नाइट्रोजन भी अब हमारे बैलेंस हो गए। मैग्नीशियम 3, यहाँ पर भी 3, नाइट्रोजन 2, यहाँ पर भी 2। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तो हो गए हमारे। अब बारी आती है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन पे मूव करते हैं। ऑक्सीजन है यहाँ पर 1 और यहाँ पर है ऑक्सीजन, ये देखो यहाँ 3 है और यहाँ नीचे 2 है, ये ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है, इसका मतलब ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑक्सीजन से भी एंड हाइड्रोजन से भी। ये 2 दोनों के लिए, ऑक्सीजन के लिए भी हाइड्रोजन के लिए भी। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें हमें इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला 3 और ये वाला 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 इंटू 2 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पर 6 और यहाँ पर ऑक्सीजन है 1, तो हमें यहाँ पर ऑक्सीजन को 6 बनाना है। कम को ही हम ज़्यादा कर सकते हैं, तो हम यहीं पर नंबर लिख सकते हैं, यहाँ हमने 6 लिख दिया। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, मैग्नीशियम हमारे 3 है, मैग्नीशियम यहाँ पर भी 3 है, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर है 3 2 जा 6, यहाँ पर भी अब हो गए 3 2 जा 6 1 जा 6, ऑक्सीजन भी हमारे बैलेंस्ड हो गए। अब बारी आई हाइड्रोजन की, लास्ट हमारा हाइड्रोजन बचा ना। हाइड्रोजन हमारे 6 2 जा 12, हाइड्रोजन है यहाँ पर हमारे 12। यहाँ पर देखते हैं हमारे हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर है 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 हाइड्रोजन हमने किया तो हाइड्रोजन हमारे निकले 6, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 इंटू 3 हाइड्रोजन यहाँ पर भी हो गए 6। अब ये वाला 6 और ये वाला 6 इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे हम प्लस, तो टोटल हमारे हाइड्रोजन हो गए 12। आया समझ में? एक बार दोबारा बता देती हूँ, मैग्नीशियम यहाँ पर 3 है, यहाँ पर हमने इसको 3 कर दिया, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर हमने 2 कर दिया। नाउ ऑक्सीजन की बारी आती है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए 3 इंटू 2, ऑक्सीजन हो गई 6, तो यहाँ पर भी हमने 6 कर दिया। अब ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गई, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6। नाउ बारी आती है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन हो गए 3 इंटू 2, 6 इंटू 2 12, और यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6, और यहाँ पर हो गए 2 इंटू 3 6, और इन दोनों को हम कर देंगे प्लस, तो टोटल हाइड्रोजन हो गए हमारी 12। तो हाइड्रोजन भी हमारी बैलेंस हो गई। तो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है जिसमें Mg मैग्नीशियम नाइट्राइड प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल्स गिव्स 3 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 अमोनिया, NH3 को बोलते हैं अमोनिया। तो नेक्स्ट करते हैं, ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है, इसको ट्राई करते हैं। अब देखिए मेटल, मैंने आपको बताया था कि मेटल्स हमारे क्या हो सकते हैं, प्लस वैलेंसी वाले, तो यहाँ पर हमको मेटल दिख रहा है अपना कॉपर प्लस वैलेंसी का, और नॉन मेटल है हमारा यहाँ पर नाइट्रोजन। ठीक है, तो कॉपर से स्टार्ट करते हैं। कॉपर है यहाँ पर 1 और यहाँ पर है कॉपर 1, दोनों इक्वल है, बैलेंस्ड। नाउ फिर बारी आती है नॉन मेटल की, नॉन मेटल है हमारा नाइट्रोजन, तो नॉन मेटल नाइट्रोजन भी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, ये अनबैलेंस्ड है, तो इसको हम 2 बना देते हैं, ये हमारा 2 बैलेंस्ड हो गया। नाउ अब बारी आती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन है यहाँ पर 1 और यहाँ पर है ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। देन बारी आती है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन हो गए 2 इंटू 3 6, यहाँ पर है 2,
तो यहाँ पर हमें इसको 6 बनाना होगा, तो यहाँ हम 3 लिख देते हैं, हाइड्रोजन 6 हो गए। लेकिन यहाँ 3 लिखने से हम देख रहे हैं ऑक्सीजन के आगे भी 3 आ रहा है, यानी कि ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड हो गए। एक बार एक काम करते हैं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। कॉपर है 1, नाइट्रोजन है 2, अब ऑक्सीजन है 1, यहाँ पर है ऑक्सीजन 3, देख रहे हैं आप, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है। तो 3 का मतलब अब हमें यहाँ पर भी ऑक्सीजन को 3 करना होगा, तो यहाँ मैंने 3 लगा दिया। अब ऑक्सीजन 3 हो गए, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 3 हो गए। ठीक है, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। कॉपर हमारे अब कितने हैं, यहाँ पर कॉपर है यहाँ पर 3 और यहाँ पर है कॉपर 1, तो कॉपर को हमें फिर से बैलेंस करना होगा। कॉपर के आगे भी मैंने 3 लगा दिया, अब कॉपर भी मेरा बैलेंस हो गया। तो अब मेरे ख्याल सारी चीज़ें बैलेंस हो गई। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। कॉपर 3 है, देन नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 3 इंटू 1 3 है, ऑक्सीजन 3 इंटू 1 3 है, देन हाइड्रोजन 2 इंटू 3 6 और यहाँ पर 3 इंटू 2 6, तो हमारी हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गई। नाउ दिस इज आवर बैलेंस्ड इक्वेशन। ये नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें बॉक्स बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसको देखते हैं हम, ये बहुत जल्दी कर लेंगे इस मेथड से हम। तो यहाँ पर हमारा मेटल है पहले आयरन और नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल कोई नहीं है यहाँ पर, नॉन मेटल कोई नहीं है यहाँ पर। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दिख रहे हैं आयरन के अलावा, तो हमको आयरन को बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आयरन हमारे हैं 1, यहाँ पर है 3, तो सबसे पहले आयरन को बैलेंस करते हैं। इसको हमने 3 कर लिया, यहाँ पर आयरन बैलेंस हो गए। फिर बारी आती है नॉन मेटल की, नॉन मेटल कोई नहीं है। फिर बारी आती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन है यहाँ पर 1, यहाँ पर है 4, तो यहाँ पर हम इसको 4 बना लेते हैं। इसके आगे हमने 4 लिख दिया। अब ऑक्सीजन भी हमारे 4 हो गए, यहाँ पर भी हमारे 4 हैं, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए, 4 इंटू 2 8, हाइड्रोजन हमारे कितने हैं 4 इंटू 2 8, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर हाइड्रोजन है 2, तो इसको भी हम 8 कर सकते हैं, 4 इंटू 2 8। तो एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। आयरन हमारे 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ऑक्सीजन हमारे 4 हैं, यहाँ पर भी 4 हैं और यहाँ पर हमारी हाइड्रोजन है 4 इंटू 2 8 और यहाँ पर भी 4 इंटू 2 8, तो दैट मीन्स ये इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा दिखने में, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम अपने इसी मेथड से करेंगे। तो यहाँ पर हमें अपना मेटल दिख रहा है कैल्शियम, नॉन मेटल दिख रहा है हमें अपना नाइट्रोजन और फिर उसके बाद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये चीज़ें हैं। तो कैल्शियम से स्टार्ट करते हैं। कैल्शियम है यहाँ पर 1, यहाँ पर भी है 1, तो कैल्शियम बैलेंस्ड है। नॉन मेटल करते हैं, नॉन मेटल है यहाँ पर 1 और यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन और बाहर लगा हुआ है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के बाहर है 2, दैट मीन्स नाइट्रोजन हो गए 2, तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 बनाने होंगे, इसलिए मैं यहाँ पर 2 लिख देती हूँ। अब नाइट्रोजन यहाँ 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 हो गए। कैल्शियम 1 है, तो ये दोनों मेटल्स एंड नॉन मेटल बैलेंस हो गए। नाउ बारी आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन है यहाँ पर हमारे 2 इंटू 3 6 और यहाँ पर है 2, तो 6 प्लस 2 ऑक्सीजन है हमारे 8 और यहाँ पर है ऑक्सीजन हमारे 3 इंटू 2 6 और एक ये है, ये 1, तो यहाँ पर है 7। अब यहाँ पर चक्कर हो गया 8 और 7 ऑड एंड इवन का। अब 7 को 8 बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम प्लस तो कर नहीं सकते और हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे कि वो 8 हो जाए, तो ये भी मुश्किल है। कैसे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, फिर डिवाइड कर सकते हैं, वो थोड़ा सा लंबा होगा। तो हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि ऑक्सीजन के साथ साथ मैंने बोला था हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम साथ ही हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन को अगर हम बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन हमारी कितने हैं, ये मैं ऑक्सीजन वाले पहले हटा देती हूँ। नाउ हाइड्रोजन है हमारे यहाँ पर 2 एंड 2, हाइड्रोजन है हमारे यहाँ पर 4 और यहाँ पर है हाइड्रोजन 2 को हम 4 इजीली बना सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। अब ये 2 इंटू 2 4 हाइड्रोजन्स हो गई और यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन्स हो गई, तो हाइड्रोजन्स हमारी बैलेंस्ड हो गई। अब ऑक्सीजन को देखते हैं वापस से। ऑक्सीजन है हमारी यहाँ पर 2 इंटू 3 6 एंड प्लस 2
दैट मीन्स ऑक्सीजन है हमारी ये 2 × 3 6, और यहाँ पर है 2 ऑक्सीजन, दैट मीन्स 8 ऑक्सीजन। यहाँ पर है 3 × 2 6। अब क्योंकि यहाँ पर हमने 2 लगाया था, तो क्योंकि यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2 हो गई, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 + 2 ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गई। तो एक बार देख लेते हैं, वापस से चेक कर लेते हैं। कैल्शियम 1, नाइट्रोजन 2, देन ऑक्सीजन हमारे हैं 3 × 2 6 एंड +2 8, और यहाँ पर है ऑक्सीजन 3 × 2 6 +2 8, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। हाइड्रोजन है यहाँ पर 2 and 2 4, और यहाँ पर है 2 × 2 4। तो ये इक्वेशन हमारी इस तरह से बैलेंस हो गई। नाउ नेक्स्ट मैंने ये एक वर्ड इक्वेशन ली है, क्योंकि बच्चों को वर्ड इक्वेशन में भी प्रॉब्लम होती है। तो वर्ड इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए आपको क्वेश्चन जब मिलेगा तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा कि पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद बेरियम आयोडाइड टू गिव, इसकी जगह मैं लिख देती हूँ टू गिव। टू गिव का मतलब हमें वहाँ पर एरो लगाना है, टू गिव पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्रोमाइड, एंड की जगह पे हमें प्लस लगाना है, ठीक है। तो टू गिव के बाद जो भी लिखा हो वो सारी चीज़ें हमारे प्रोडक्ट में आएंगी, क्योंकि वो रिएक्ट करके बना रहे हैं, और बना के हमें क्या दे रहे हैं, तो वो हमें दे रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्रोमाइड। अब आपको इनकी वैलेंसीज याद होनी चाहिए, वैलेंसीज अगर आपको याद होंगी तो ही आप इनका फॉर्मूला बना सकते हैं। तो अगर ये तो पोटेशियम की वैलेंसी क्या होती है, +1। ब्रोमाइड का मतलब ब्रोमीन, जब भी एनायन का हम जब नाम लिखते हैं तो उसके नाम के आगे IDE लगा देते हैं, तो ब्रोमीन का हो जाएगा ब्रोमाइड, क्योंकि ये एनायन है, तो इसकी वैलेंसी होती है -1। पोटेशियम का सिंबल है K, ब्रोमीन का सिंबल है Br, तो इनका फॉर्मूला जो बनेगा वो KBr बनेगा, क्योंकि 1 और 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, या यहाँ पर अगर हम 1 और 1 लिखेंगे तो इनका फॉर्मूला KBr रहेगा। देन बेरियम का सिंबल होता है Ba, आयोडाइड का मतलब आयोडीन, इसका सिंबल होता है I। बेरियम की वैलेंसी होती है +2 एंड आयोडीन की होती है -1। तो ये 2 जो है ये क्रिस क्रॉस मेथड से यहाँ पर आ जाएगा, और ये 1 बेरियम के नीचे आ जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा BaI2। देन ऐसे ही पोटेशियम आयोडाइड का बना लेंगे, इसकी वैलेंसी +1, इसकी वैलेंसी -1, तो Ki हो जाएगा। देन बेरियम का +2 और ब्रोमीन की -1, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा BaBr2। नाउ ये हमारी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को पहले हमने, ये जो वर्ड इक्वेशन है इसको पहले हमने सिंबॉलिक इक्वेशन में लिख लिया, अब हम इसको करेंगे बैलेंस। अब इसके बाद हमको 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको बैलेंस करने में। देखिए यहाँ पर हमारे 2 मेटल्स हैं, पोटेशियम एंड बेरियम, ये 2 हमारे मेटल्स हैं, तो हम किसी को भी पहले बैलेंस कर सकते हैं। पोटेशियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, पोटेशियम बैलेंस्ड है। देन बेरियम यहाँ पर 1 है, और बेरियम यहाँ पर भी 1 है, तो ये दोनों बैलेंस्ड है। अब बात आती है नॉन मेटल की। नॉन मेटल भी यहाँ पर 2 हैं, ब्रोमीन और आयोडीन। तो पहले ब्रोमीन ले लेते हैं। ब्रोमीन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर है 2, तो इसको हमें 2 करना होगा, तो यहाँ पर मैं 2 लिख देती हूँ। अब ब्रोमीन यहाँ पर भी 2 हो गए, अब ब्रोमीन यहाँ पर 2 हो गए, और आयोडीन कितने हैं, आयोडीन है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर और यहाँ पर है 1, तो मैं इसके आगे 2 लगा देती हूँ, तो आयोडीन भी हो गए 2। अब एक बार दोबारा से सारी चीज़ें, सारे एलिमेंट्स बैलेंस कर लेते हैं। पोटेशियम यहाँ पर हो गए 2, यहाँ पर भी पोटेशियम 2 है। बेरियम है यहाँ पर 1, यहाँ पर भी बेरियम 1 है। देन ब्रोमीन है यहाँ पर 2, इसके आगे 2 लगा हुआ है, तो ब्रोमीन है यहाँ पर 2, और यहाँ पर भी ब्रोमीन है 2। देन आयोडीन है यहाँ पर 2, और यहाँ पर भी आयोडीन है 2, इससे पहले 2 लगा हुआ है, तो ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स आयोडीन भी 2 हो गए। तो दिस इज आवर बैलेंस्ड इक्वेशन। नाउ वन मोर एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है, और क्या दे रहा है हमको, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। सेम वे हमको पहले इनके फॉर्मूलेज लिखने होंगे। बेरियम की वैलेंसी होती है +2, क्लोरीन की होती है -1, तो फॉर्मूला बन जाएगा BaCl2। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3, सल्फेट की वैलेंसी होती है -2, 2 एल्यूमिनियम के पास आ गया और 3 सल्फेट के पास, तो फॉर्मूला बन गया Al2SO4 3। देन एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 और क्लोरीन की वैलेंसी -1, तो फॉर्मूला बन गया AlCl3, ये 3 क्लोरीन के पास और 1 एल्यूमिनियम के पास, उल्टा हो जाता है, क्रिस क्रॉस हो जाता है। देन बेरियम सल्फेट
बेरियम की वैलेंसी +2, सल्फेट की -2, 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए फॉर्मूला बन गया BaSO4। तो ये हमारा सबसे पहले हमने फॉर्मूलाज अपने लिख लिए। उसके बाद अब हमको इनको काउंट करना है। तो हमारे मेटल यहाँ पर 2 हैं, अगेन बेरियम एंड एल्यूमिनियम। तो हम सबसे पहले किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पहले बेरियम से स्टार्ट कर लेते हैं। बेरियम है यहाँ पर 1, यहाँ पर भी है 1, तो बेरियम बैलेंस्ड है। देन एल्यूमिनियम है यहाँ पर 2 और यहाँ पर है 1, तो इसको हम 2 कर देते हैं। एल्यूमिनियम हमारे बैलेंस हो गए। अब बारी आती है हमारे नॉन मेटल की। नॉन मेटल भी यहाँ पर 2 हैं, एक क्लोरीन है और एक सल्फर है। ये 2 हमारे नॉन मेटल्स हैं। तो पहले हम क्लोरीन को ले लेते हैं। क्लोरीन हमारा यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हमारे 2 × 3 6 है। तो इधर भी हमको 6 बनाना होगा। 2 को 6 बना सकते हैं बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग विद 3। तो यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्लोरीन भी 6 हो गए। तो अब हमारे वापस से एक बार हम सब बैलेंस कर लेते हैं। बेरियम है यहाँ पर 3, यहाँ पर बेरियम 3 हो गए, यहाँ पर बेरियम 1 है, तो यहाँ पर भी मैं 3 लगा देती हूँ। अब बेरियम यहाँ पर भी 3 हो गए। फिर एल्यूमिनियम बैलेंस किया था, एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम 2 है। फिर क्लोरीन बैलेंस किया था, क्लोरीन है यहाँ पर 3 × 2 6 और यहाँ पर भी है 3 × 2 6। अब बारी आती है सल्फर की। तो सल्फर है यहाँ पर, सल्फर के बाहर आप देख सकते हैं ब्रैकेट लगा हुआ है और ब्रैकेट के बाद 3 लिखा हुआ है, तो यानी कि सल्फर है यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सल्फर है यहाँ पर 3, तो सल्फर बैलेंस्ड है इसका मतलब। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर है 4 × 3 12, ऑक्सीजन हमारे 12 है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 × 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 4, ये ऑक्सीजन भी हमारे 12 है, तो ये दोनों भी इक्वल है। दैट मीन्स ये इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। 3 बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस 3 बेरियम सल्फेट। दिस इज आवर बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा मेथड कि पहले हमको मेटल्स को लेना है, फिर नॉन मेटल्स को लेना है, फिर ऑक्सीजन को एंड देन हाइड्रोजन को। आप इस मेथड से करके देखिए, आपके लिए बैलेंसिंग बहुत इजी हो जाएगी। और ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम किए हैं, आप प्लीज़ इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो वो भी आप मुझे कमेंट कीजिए। आपको समझ में आया या नहीं आया, आप मुझे अपनी सारी चीज़ें कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर नाउ क्लास, थैंक यू।